बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज सदर आरिफ अलवी साहब ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब से एक अहम मुलाकात की, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज PTI का इजलास हुआ। इस इजलास में असम्बलियों के इस्तीफ़े और तहलील के हवाले से मुशावरत की गई, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कल वफाकी काबीना का एक अहम इजलास होगा। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, आज सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने। कहा जा रहा है कि मुशावरत चल रही है और शायद जो है वो अभी मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाए PTI और हुकूमत के दरमियान। और खान साहब ने भी आज कहा कि PTI की कुछ अहम शख्सियात हैं जो नहीं चाहती कि इस वक्त असम्बलियाँ तहलील हों। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या जल्द इंतखाबात होता और असम्बलियाँ तहलील होता, आप देख रहे हैं? फौरी तौर पर नहीं हो रहा कुछ भी, लेकिन बहरहाल राब्ता हुआ है। 20 मिनट एक तवील मुलाकात हुई है। अच्छा। आरिफ अलवी साहब, ये जो मुलाकातें हैं ना, ये इन मुलाकातों की एक आइनी और कानूनी हैसियत भी है। उसकी वजह यह है कि वो इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना है और वो सदर मुमलिकत हैं। और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया, बाकी भी अरकान यानी बाकी रहनुमा भी थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि कोई डेडलॉक अभी तक मौजूद है और मुल्क की मईशत जो कि सबका बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अद्वियात और खाने पीने की अशिया और ये सारे इनके जहाज़ रुक रहे हैं और LCs नहीं खुल रही हैं, और एक बड़ा जिस पर हम तफसीली बात कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और मज़ीद अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो उस पर बात करेंगे। लेकिन जो 2-3 और बातें इसमें साथ हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि ये एक यानी आइनी तौर पे इसमें एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बैठी है, ठीक है, यानी आरिफ अलवी साहब और जो इसहाक़ डार साहब। दूसरा जो है, दूसरी मुलाकात एक और होने जा रही है जिसके लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं, और वो भी एक आईनी मुलाकात होगी। अच्छा। और वो होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब। सही आईनी पोजीशंस है ना दोनों की। तो उसकी मुलाकात की कोशिश भी हो रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको अचानक ही नजर आए कि वो बतौर वज़ीर आला जो हैं वो मिले। और आज जो पंजाब के अंदर एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उन्होंने हलफ उठा लिया, इमरान खान साहब को बताया ही नहीं। इमरान खान साहब नाराज हुए उन पर, लेकिन परवेज इलाही साहब से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो तहरीक इंसाफ की उनसे राब्ते में, इसलिए कि तहरीक इंसाफ के साथ वो रहे हैं। पहले वो मुस्लिम लीग काफ में रहे हैं, चाहे वो मतलब बहुत से लोग मुस्लिम लीग काफ में रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब से लेके और बहुत सारी शख्सियत। तो वो राब्ते में हैं परवेज इलाही साहब से। खामोशी से राब्ता हो गया है परवेज इलाही साहब का चौधरी शुजात साहब का, और चौधरी शुजात साहब ने ये कहा है कि जी मैंने परवेज इलाही को मना किया था कि ये FIR मत काटो जिसमें फौजी अफसरान के नाम है। तो उधर उनका राब्ता हो गया, उधर उनका राब्ता हो गया, उधर उनका राब्ता हो गया, उधर आप सबकी आपस में बातचीत चल रही है। सिर्फ इसमें अगर किसी शख्स को उनके आसपास बैठे हुए उनके अपने लोग यहां तक ले आए तो वो इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब जो हैं, अब यकीनन उनको अंदाजा है इस बात का कि ये इलेक्शन कमीशन अब क्या फैसला करता है उनकी सरबराही के हवाले से, और उसके बाद फिर क्या असद उमर साहब या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब या इमरान खान साहब के हक में आता है फैसला। हक में इसलिए नहीं आ सकता कि इलेक्शन कमीशन अगर एक इलेक्शन लेने पर पाबंदी लगाता है तो साथ पार्टी ओहदे के ऊपर भी पाबंदी लग जाती है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब पे लगी। इमरान खान साहब को इस वक्त जो है ये देखें ना, यानी फिर मैं वही बात कहता हूं कि 1 माह पहले चले जाएं तो आप देखें क्या सूरत हाल बनी हुई थी, और 1 माह बाद तो आपको जरा मुल्क में थोड़ा सा एक सुकून नजर आ रहा है और मामलात अब बातचीत से तय हो रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल, लेकिन वो इतने अपने जख्म छोड़ गया पीछे और इतनी अपनी खराशें छोड़ गया जो कुछ हुआ है पिछले चंद सालों में या चंद माह में खास तौर पे, और जो बहस व मुबाहिसा और
मैंने उससे पहले कहा था इस प्रोग्राम में कि ये जो तोशा खाना की घड़ी वाला मामला है ये दब जाएगा, क्योंकि इसका डिप्लोमेटिक बहुत खौफनाक इसके असरात मुरतब हो रहे हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है पाकिस्तान में। इसी तरह से अभी ये जो मामलात हैं बाकी जो बाजवा साहब के हवाले से और तैनाती कैसे हुई और ये सारा भी ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल ये डिबेट में इसलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसका जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट, और मुझे नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं समझ सका कि वो कौन सी शख्सियात थी जिन्होंने खान साहब को ये मशवरा दिया। पहली बात तो असेंबली तोड़ दें, दूसरा का ये जहाद है, तीसरा ये कि पिंडी आ जाएं और यहाँ घेर घार के सारा मार्शाल्लाह लगाएं, खुदा जाने कौन था पीछे मशवरे देने में। तीसरा ये कि पाकिस्तान की मीडिया जो कि बंद हो गया, इंटरनेशनल मीडिया पे जाएं और आप फौज को, और ये किसने करवाया? अब इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं जा सकते खान साहब, वो बात नहीं कर सकते, अब खत्म हो गया मामला। लेकिन वो जो इंतहाओं पे ले गए ना लोग सारे, वो कौन है उनका सामने आना जरूरी है। और इमरान खान साहब को, वही बात मेरी पहले कि इमरान खान साहब को उस वक्त असेंबली तोड़ देनी चाहिए थी जब एक खास वक्त पे। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि अगर नवाज शरीफ साहब सियासत से माइनस नहीं हो सके तो इमरान खान को आप सियासत से माइनस नहीं कर सकते। ये जो हाँ एक प्रोसेस है जिसमें उनकी एक, यानी समझे पहली दफ़ा जब से तहरीक इंसाफ बनी है तो पहली दफ़ा वो किसी आजमाइशी दौर से गुजर रही है। मुकदमात बन रहे हैं, केसेस, आने वाले दिनों में फैसले आएंगे, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा। और ये किसी भी तहरीक के लिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें से फिर वो लोग निकल निकल के फिर एक इमरान खान साहब को के पास जाएंगे जो उनके मुखलिस होंगे, और जो इधर उधर के होंगे वो तीतर बटेर इधर उधर उड़ जाएंगे सारे। जहां से आए थे इधर उधर वो घूम रहे हैं अभी भी। वो कितने 30 लोग तो पहले निकल गए थे, अब याद करें ना। और अब खान साहब देख रहे हैं बैठे हुए कि एक मतलब अब उनके, यानी पंजाब के वजीर आला हैं, पंजाब के वजीर आला ने हल्फ उठवा लिया, इमरान खान को पता ही नहीं है कि नया वजीर शामिल हो गया उनका, परवेज इलाही साहब के साथ। तो जाहिर है कि वो इस सारी चीज़ को, यानी इमरान खान साहब की तबीयत को अगर देखा जाए तो इसको कहा जाएगा कि वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। उनका जैसा मिजाज है ये उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। लेकिन जाहिर है यहीं से रास्ता निकालना है उन्होंने आगे, और वो रास्ता जो है वो उस रास्ते का इदराक जो है वो हुकूमत को भी है, क्योंकि हुकूमत इमरान खान साहब भी बंद गली में पड़े हैं, हुकूमत उससे ज़्यादा बंद गली में पड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि पहले तो एक वजह थी ना 77 रुकनी काबीना के मौजूद होने की, और वो ये थी कि गालियां देनी है। अब मसला ये है कि अब इमरान खान चुप हो गए तो अब क्या करें? अब कितनी देर वो इमरान खान का चूरन बेचेंगे? सही, ठीक है ना। यहाँ पर मईशत बैठ रही है, पूरा ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह खड़ी है, फंड्स रिलीज हो रहे हैं, काम टेंडर खुल रहे हैं, एक करप्शन का बाजार गर्म हो रहा है, मुख्तलिफ स्कैंडल्स बन रहे हैं। वो हनीमून पीरियड जो है यहाँ पे जो मुख्तदर हल्के हैं, जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त से लेके अब तक, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के स्कैंडल्स और ये हुकूमत या ये अरेंजमेंट जब से बना है, ये इनका एक नया सिलसिला। अब इस दौर के नए स्कैंडल्स आएंगे आने वाले दिनों में, इसने किस वजीर ने क्या किया, किस वजीर ने क्या किया इस दौर में। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं तहरीक अदम एतमाद से लेके अब तक। ठीक, यानी इनका ख्याल ये है कि सिर्फ इमरान खान चले गए हैं तो हमें खुला खाता मिल गया तो हम जो मर्जी करें। ऐसा नहीं है। जो संजीदा लोग हैं उनको इस बात का इल्म है अच्छी तरह कि एक बहुत बड़ा बोझ हमने उठा लिया है जिसमें मुल्क की मईशत का भी कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। इरशाद डार साहब ने पूरी कोशिश की, लेकिन मसला जो की नहीं की, वो मसला उलझा हुआ था, वो फंस गए सारे। और हुकूमत बंद गली में खड़ी है जाके कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अब ना करवाएं, 1 साल और ना करवाएं तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये स्कूल कॉलेज रिफॉर्म्स आगे पीछे सारे, तो मईशत आपकी ठीक हो जाएगी। एक करप्शन के बाजार गर्म है यहाँ पे। और ये बात जाहिर है कि इसमें इस पूरे सिस्टम में ये तो असेंबलियां जो हैं तो ये तो मेड इन चकवाल असेंबली हैं। ठीक है ना, इनकी तो कोई ऐसा हैसियत नहीं है ना, मतलब ऐसे ही है, बस बन गई बस बनी हुई है। उसमें सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाए तो उसमें है ही नहीं है, और वो कानून साजी हो रही है और बस चले जा रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो कितनी देर है, जैसे तोशा खाना 4-5 दिन चला ना, ठुस हो गया, तो अब कितने दिन मेरा मईशत में लोग कह रहे हैं ना, मईशत। अच्छा, तो अब मसला ये है कि और बहुत सारे इश्यूज, मतलब रोज कोई शहादत हो रही है, रोज कोई बाकी और इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये तो जो काम था, और
मैंने आपसे बताया ना कि नवाज शरीफ साहब के अलावा तो ये तमाम के तमाम लोग इमरान खान साहब की ही लाइन टो कर रहे थे ना तैनाती के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब समेत। तो मतलब है कि एक्सटेंशन हो या जो भी कुछ होना है, तो मतलब है कि वो तो अब ये अरेंजमेंट जो है ये एक ये जाहिर है इनको भी बंद गली से निकलना है, उनको भी बंद गली से निकलना है कि वो बैठे बैठे रोज कहते हैं कि जैसे बताइए जी आप मईशत का क्या प्लान है। मईशत, अच्छा उनके पास क्या मईशत का प्लान है ये भी नहीं पता, लेकिन मईशत तो बहरहाल बद से बदतर हो रही है। तो उस सिलसिले में मुज़ाकरात हो रहे हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान आ गया कि जी हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं जब भी, और वो तैयार उनको होना चाहिए हर वक्त जी। तो हर वक्त तैयार होना चाहिए उनको, मतलब वो पाबंद है इस बात के। हाँ, वो ये कह ही नहीं सकता हम तैयार नहीं है जी, बिल्कुल। तो बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं इसराइल में, बाकी मुल्कों में, तो आप कैसे कह सकते हैं हमारे पास जो है वो मतलब है कि बाकी मुल्क में जो फंड्स और ये तरक्याती फंड और फलाना और दिमागना उसके पैसे हैं और इलेक्शन के नहीं है। तो आज बड़ी अच्छी बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी और इमरान खान की मिसअंडरस्टैंडिंग किसने पैदा करवाई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी और इमरान खान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग किसने पैदा करवाई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जस्टिस फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस कैसे किया इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैं उसको रेजिस्ट कर रहा था, रेफरेंस चला गया। इसी तरह इनके खिलाफ इमरान खान को किसने बताया या किसने इतना इस लेवल तक ले गए कि वो एक, और आज इन्होंने शुक्रिया अदा किया है बड़े मुनासिब। उन्होंने कहा मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हम तो बिल्कुल मतलब एक इनका यहां जो इनके बारे में तासुर है ना इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में, वो तासुर नहीं है जो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब का अलग तासुर है, बाकी जो है वो लोग बड़ा इनकी बड़ी इज्जत और बड़ा इनको तरीके से देखते हैं। सही। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब अब वहां पे भी उनका एक मसला कि हटाया जाए, वो भी खत्म हो गया मामला। तो अब यह है कि अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जाहिर है दोबारा स्ट्रेटेजी अपनी एक रिवाइज करके और फिर वो देख रहे हैं कि आगे किस तरह से बढ़ना है। नवाज शरीफ साहब के लिए भी है इसमें, इस सिस्टम में कोई उनके लिए कोई स्टेक नहीं है, ना इमरान खान का स्टेक है उसमें, ना दोनों बाहर बैठे हैं, दो ही मेन प्लेयर्स हैं। तो अब इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब के सामने सबसे अहम चीज ये है कि उनकी नाअहलियत खत्म हो और वतन वापसी हो, जिसके लिए अब जनवरी का कहा जा रहा है। और वतन वापसी और उससे पहले नाअहलियत खत्म हो, और जो सलमान शहबाज साहब हैं सऊदी अरब में दो मतलब ग्लोबल लेवल के लीडर्स आज पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया। एक हैं जो अब हम तस्वर कर सकते हैं कि किस लेवल की लीडरशिप, कहां पे पहला कौन है दूसरा कौन है। एक तो है चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग और दूसरे हैं सलमान शहबाज साहब जी, वजीर आजम साहब के साहबजादे, जो कि 2018 में जब नैब के केसेस वेसेस बनने शुरू हुए कर्टसी जावेद इकबाल, तो वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब, तो वो जो है वो मुल्क से चले गए थे, तो वापस आ रहे हैं 4 साल बाद। तो उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया में है, तो वो वहां से उनकी वापसी हो जाएगी, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे 1-2 रोज में, और फिर ये मामला आगे। लेकिन एक सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी खुली हुई है, इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस वक्त जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करने में एक ये भी कोशिश हो रही है, एक बड़ा तबका जो है वो ये भी कह रहा है कि जी जब पंजाब में हम बैठे हुए हैं, असेंबलियों में बैठे हैं, तो कौमी में क्यों ना जाएं वापस, तो हम कौमी में चले जाते हैं और कौमी में जाते हैं और कानून साजी के अंदर हिस्सा लेते हैं। अगर अभी नहीं हो रहा इलेक्शन तो हम वहां पर क्यों बैठे जाके। अच्छा, वहां पर फैसले हो रहे हैं, एक तरफा हुकूमत भी जाती है कि इन फैसलों की कोई इखलाकी हैसियत, अजीब सा है ना कि वहां पर अपोजिशन ही नहीं है, ठीक है। कुछ तो है ना, वजीर आजम का इस्तेकाक हो गया, तो जैसे आर्मी चीफ का फैसला था, या असेंबली तोड़ने का फैसला वो परवेज इलाही साहब ने करना है। बाकी जगह तो पार्लियामेंट होती है ना, पार्लिमानी निजाम होता है, एक अपोजिशन है कि इधर आगे पीछे। वो अजीब सा लगता है कि जी कोई भाई साहब इंट्रोड्यूस करेंगे, जी राजा रियाज साहब हैं और ये अगला टिकट हमारे टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो एक उसकी एक कोई इखलाकी हैसियत नहीं है उस पार्लियामेंट की, मेड इन चकवाल पार्लियामेंट। तो बात यह है कि अब इसको कैसे मामला को आगे लेके चलना है ये देखना है हमने। और यहां पर अब ये तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो शुरू हुई है ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मेरा ख्याल है कि ये किसी ना, ये देखिए ना, कोई कुछ बात आगे बढ़ रही है तो मुलाकातें हो रही हैं ना। वो दोनों तरफ से एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वो कह रहे हैं 1 साल आगे बढ़ा देंगे, वो कह रहे हैं अच्छा जी हम तो अभी तोड़ो। तो इमरान खान साहब पीछे हटे, तो अगर इमरान साहब पीछे हटे तो अब उनका काम है कि वो
आगे आए और पीछे हटें, ये मतलब मुज़ाकरात के लिए आगे आए और अपने उससे पीछे हटें। इसीलिए फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात नहीं कही कि 1 साल मुद्दत बढ़ा दीजिए, ठीक है। वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के और वो सारा बढ़ सकती है मुद्दत, लेकिन वो बात अब जरा मुल्क के अंदर हिजान कम करने की कोशिश हो रही है। सही, ठीक। इसी दौरान हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त अरशद शरीफ शहीद का जो है आज रिपोर्ट सामने आई। ये मामला आगे चलेगा, ये मामला आगे चलेगा कि उसकी वजह यह है कि इसमें एक तो वो जीआईटी जो बनी थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा बाकी हसास अदारों के, लेकिन कोई ऐसा ऑफिसर ना हो जिनका नाम मौजूद है, उनकी जो वालदा की तरफ से गई है, लेकिन उनके मातहत ना हो कोई, तो किसी उसी अदारे से, लेकिन कोई और किसी और ब्रांच या किसी और से, तो वो शामिल होंगे उसमें आईबी शामिल होगी। उसमें एक बहुत सारे अभी सवाल हैं कि वो उनका आईपैड किधर गया, उनका मतलब लोगों इसको बहुत डिस्कस होगा, आईपैड किधर गया, उनका लैपटॉप किधर गया, वो वकार कौन है, वो ड्यूल नेशनल्स हैं तीनों शख्सियात, तो उनके खिलाफ के मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं हो सकते। और मतलब तहकीकाती कमेटी जो है वो ये तो आ गई ना चीज़ें कि 12 से ज़्यादा लोगों से रब्ता था, फिर वो वीज़ा कैसे निकला, क्या हुआ, तो तमाम लोगों को अब इसमें कॉपरेट करना है। और ये हो सकता है ये जो अब आगे जेआईटी वगैरह बन रही है ये और बहुत सारे लोगों को तलब करे और कहे कि जी आप इसमें इतला दें, मदद करें। ये बात ध्यान में रखें कि जो DGISI हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा कीनिया की पुलिस करप्ट है। उनकी पुलिस एक्चुअली माफिया है, एक पूरा गैंगस्टर्स हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा था कि मेरा अपने हम मनसब से राब्ता है वहां पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कीनिया की जो इंटेलिजेंस है एजेंसी, जो जाहिर है कि एक तो करप्शन लोकल लेवल, इंटेलिजेंस लेवल पे आप जाते हैं तो आप पूरी दुनिया आगे पीछे दाएं बाएं, कीनिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है बहुत ज्यादा। तो और वहाँ पे ये शबाब और ये सारे इस किस्म के दहशतगर्द ग्रुप सोमालिया के इधर आ गए, इधर से उधर भाग गए, युगांडा सारा, तो वो बड़ा मतलब ऐसे नहीं है कि कीनिया को दुनिया ने छोड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं, दुनिया देख रही है। रशिया मौजूद है, चाइना मौजूद है वहाँ पे, अमेरिका मौजूद है अफ्रीका में, और बाकी ममालिक मौजूद हैं। तो ट्रांसनेशनल क्राइम हुआ है, तो इसमें यकीनन ये बात आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो फिर हम इस पर देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं इसका ये लोग सामने आएंगे जो उस शहादत के पीछे हैं। अच्छा, अब इसके साथ ही अब इसको लिंक करें कि जो मैंने बात की ना कि अगर आज के दिन कोई बड़ा वाकया हो रहा है इस वक्त आलमी स्टेज पे, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे होने जा रहा है, बराह रास्त, वो है प्रीमियर शी जिनपिंग जो कुछ देर पहले लैंड कर गए रियाद जी। अब ये 7 साल के बाद दौरा हो रहा है, ठीक है, 6-7 साल के बाद, और प्रीमियर शी जो है उनका ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, अमेरिका क्लोजली वॉच कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि शी जिनपिंग, मैंने कहा था कि 14 मुल्कों के 3 कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सऊदी अरब चाइना जी, सऊदी अरब चाइना, गल्फ चाइना यानी खलीजी ममालिक GCC वाले और चाइना, और फिर अरब ममालिक जिसमें शुमाली अफ्रीका भी है। अच्छा, इसको चाइना जो है ना, ये जो मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट को चाइना मिडिल ईस्ट नहीं कहता, चाइना तो खुद ईस्ट है ना, तो वो मिडिल ईस्ट क्या कहेगा? चाइना इसको वेस्ट एशिया कहता है। अच्छा, यानी एशिया का, यानी इसको मगरबी एशिया कहता है, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। हम इसको कहते हैं मशरिक वस्ता, वो इसको कहते हैं मगरबी एशिया। सही। तो अगर आप चाइना जाएं तो वहां मिडिल ईस्ट नहीं, बोले आप इसको वेस्ट एशिया कहें, ठीक, इस पूरे खत्ते को। तो शी जिनपिंग जो है वो वेस्ट एशिया में है, वेस्ट एशिया का दौरा कर रहे हैं, और वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका का, और उनका बड़ा पुराना चाइना का यहां से ताल्लुक है। ये पुराना, जब यहां से अरब ताजिर और जो पर्शियन यहां पे एम्पायर्स थी, तो वो यहां से एक तो लैंड के जरिए जाते थे, जो कि पुरानी शारा रेशम, या फिर वो समंदर के रास्ते, ठीक है ना, वो घूमते घामते अरेबियन सी, इंडियन ओशन, फिर ऊपर से जाते थे और चाइना तक पहुंचते थे। और यहां पर इस्लाम आने के बाद यहां पर यह हुआ कि हजरत दूसरे खलीफा हजरत उस्मान, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में यहां से बाकायदा सफीर भेजे गए। सही।
ठीक है, बाकायदा सफीर को भेजा गया जो चाइना गए, और चाइना में बाकायदा फिर उसके बाद, और उसके बाद ये दौर था जब वहाँ पे हैंग डायनेस्टी थी, और हैंग डायनेस्टी के दौर में हैंग डायनेस्टी के दौर में तो ये शुरू हो गया था, लेकिन जब ये उस वक्त टैंग डायनेस्टी थी, जब इस्लाम गया तो टैंग डायनेस्टी थी, ये शारा रेशम शुरू हो गई थी हैंग डायनेस्टी के दौर में। अच्छा, और उसके बाद टैंग डायनेस्टी के दौर में वहाँ पे बाकायदा, और 3,500, अब इस्लाम ऐसा है कि 3,500 तो वहाँ पे मदारिस हैं चाइना में, 3,500 वहाँ पर 9 इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और 45,000 मसाजिद हैं चाइना में, और 25 मिलियन मुसलमान हैं, ठीक है। तो फिर मिंग डायनेस्टी जब आई ना, तो वहाँ पे एडमिरल जेंग ही जो थे वो बड़े एक्टिव हुए, और जेंग ही जो थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जेंग ही के दौर में ये जो वेस्ट एशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए, क्योंकि जेंग ही जो हैं वो मुसलमान थे, ठीक है। अच्छा, अब वो मुसलमान थे जेंग ही, तो उनके दौर में, और ये बात है मिंग डायनेस्टी के दौर की, लेकिन फिर ये हुआ कि फिर वो जो मगरबी ममालिक आए और वो जो वहाँ पर अफ्यून तबाही बर्बादी हुई, तो चाइना फिर कट गया मिडल ईस्ट से, कई मतलब इतना दूर हो गया चाइना कि सऊदी अरब और चाइना के सफारती ताल्लुकात 1990 में हुए हैं। 1990 इनके सफारती ताल्लुकात 1990 में बहाल हुए हैं जाके। यानी चाइना इतना कटा रहा उस जगह से जहां के बारे में हदीस है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इल्म हासिल करने तो चीन जाना पड़े, और फिर उसके बाद वो इस तरह ताल्लुक खत्म होता है कि वो 1990 में सफारती ताल्लुकात बहाल होते हैं। फिर उसके बाद वहां से यानी यहां से, क्योंकि ये पूरा अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, पूरा मिडिल ईस्ट और ऑयल और सारा। लेकिन आज हालात ये है कि इराक का जो ऑयल है, इराक की तीनों बड़ी जो ऑयल मेजर उनकी जो कंपनी है, सबसे ज्यादा सरमायाकारी चाइना की है। चाइना वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट का नया अमेरिका है, ठीक है, और वहां पर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। सही। अमेरिका ने गलती की, जो बाइडेन ने आके यहां पे कहा कि हम यहां से जो है पेट्रियट मिसाइल्स उन्होंने कहा कि हम हटा रहे हैं, एंड उस वक्त जबकि हुतियों के हमले जारी थे। और मिडिल ईस्ट की जो नई लीडरशिप है वो बड़ी ओपन है, और ये पहला सिग्नल है कि ये दुनिया अब एक मल्टी पोलर या बाइपोलर या जो भी कहें वो मुख्तलिफ है। और मुझे नहीं पता कि ये डॉलर से युआन पे जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन बड़ा क्लियर मैसेज है। इतना जबरदस्त किस्म का इस्तेकबाल हो रहा है उनका जितना बाइडेन का नहीं हुआ। पूरे त्यारों ने घेरा सी जिनपिंग का, जी बहुत, बाइडेन को तो ऐसे ही बाइडेन आके चले गए थे जुलाई में उसा करके, बिल्कुल याद है। अच्छा, अमेरिका ने उधर जमा खशोगी का मुकदमा फौरन खत्म किया है कि भाईजान इधर गड़बड़ हो रही है, तो चाइना के पूरा, अच्छा चाइना जो है वो सॉफ्ट पावर के तौर पर आ रहा है, लेकिन क्योंकि इराक में इधर उधर दाइश वाइश के मामला, चाइनीज बड़े सेंसिटिव हैं अपने बाशिंदों के बारे में, और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है ना कि इराक में, सीरिया में, यमन में, अफ्रीका, लीबिया में, अच्छा यहां पर बेशुमार चाइनीज हैं। लेकिन अभी तक ये, चूंकि अगर आप जाएं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया, यूएई में, तो वहां पर आपको चाइना के लोग अभी भी बड़े ओहदों पे, कलीदी ओहदों पे नजर नहीं आ रहे अभी तक। उनका जो उनको, यानी एक तरह से आप समझें तमाम मशरिक वस्ता में उनको जरा एक नीचे के लेवल पे देखा जाता है। अभी तक वो गोरे मगरबी है ना, वो ये फलाने मुल्क है, ये फलाने मुल्क है। तो चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, लेकिन वो जो होता है ना कि इस जगह पे यहाँ पे मौजूद है, फलानी कंपनी का सीईओ चाइना का है, फलाना, वो अभी तक माइंडसेट चूंकि वेस्टर्न ही है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है ना, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, हमारा माइंडसेट सारा वही है ना, ए लेवल, ओ लेवल, फलाना, ये तो वो कैमरी से पढ़ रहा है, कोई उधर से पढ़, तो मतलब है कि वो सारा माइंडसेट चूंकि वेस्ट की तरफ है, तो वही हालात जो हैं वो यहाँ पे हैं। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, वेस्ट की आमद हुई थी नेपोलियन से, उससे पहले नेपोलियन जो मिस्र में आया ना, तो मगरिब आया है वेस्ट में। उससे पहले, नेपोलियन से पहले तो यहाँ पर कोई मगरिबी कुवत नहीं थी, यानी यूरोप वरब नहीं था। तो वो आए यहाँ पर, और फिर उसके बाद अगले 200 साल के अंदर फिर वो मतलब छा गए, हुकूमत बना गए जो मगरिबी कुवतें थी। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने अरशद शरीफ शहीद की जो शहादत है उस पर बात करते हुए कहा कि जो उनकी शहादत के जिम्मेदारान हैं उनका तयन हो जाएगा।
उनकी वालदा की तरफ से एक दरख्वास्त गई है, उसमें चंद अफसरान के नाम हैं सर। फिर उसके बाद जो है वो ये देखिए, ये जो एफआईआर असल में कटी है ना, वकार और खुर्रम और वो तारिक वसी साहब, ये एक तो ड्यूल नेशनल्स हैं, दूसरी बात ये है कि क्या इन्होंने गोलियां वहां चलाई हैं? गोलियां तो चलाई हैं, मतलब की इसकी पुलिस हाँ, पे मतलब ये थोड़ा सा जिम्मेदारी ये डाली जा रही है। आगे क्या शेप लेती है ये पूरी इन्वेस्टिगेशन वो देखना है, क्योंकि इसमें अब मजीद लोग भी इसके सामने जाएंगे और बात करेंगे यकीनन। और ये ट्रांसनेशनल क्राइम है तो यकीनन इसके ऊपर जो है वो दीगर मुल्कों, ये जो आज चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि दूसरे मुल्कों से बात करें, उनके सियासतदारों से बात, उनसे बात करें, तो ये बात आगे बढ़ेगी। अब मेरा ख्याल है कि एक टाइम बार्ड इस जेआईटी के पास एक टाइम होगा कि जिसके अंदर ये हतमी अपना एक रिजल्ट लेकर आएगी, मेरा ख्याल है। मतलब ये ओपन एंडेड नहीं होगा कि जेआईटी बन गई और ये काम चलता ही जा रहा है, और ये क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो नई स्टैब्लिशमेंट आई है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो ये पीछा करते रहेगा। अरशद शरीफ साहब का जो खून है, ये एक उन शहीद का, वो सारे मामलात को फिर दोबारा लोगों का दिमाग जाएगा अरशद शरीफ साहब पे, इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट भी जाएगी। हुकूमत तो खैर इसमें मुझे नहीं पता उनका क्या रोल है, लेकिन अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, अदारे, उनका जरूर ये होगा कि इसको मामले को जल्द से जल्द एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं जहां लोग मुतमईन हो। लोग मुतमईन हो, असल बात यह कि उनके अहले खाना और आम लोग मुतमईन हो जाएंगे अरशद शरीफ साहब के कातिल सही वहां तक मंतकी अंजाम तक पहुंचे और जल्द पहुंचे। ये भी नहीं कि चलता चला जा रहा है। और कोई जैसे माजी की कमीशन है, अक्सर कमीशन तो बनते इसीलिए हैं कि उनमें कमीशन खाया जाए। तो ये खाए जाने वाला कमीशन नहीं होगा बल्कि दूसरा कमीशन होगा, अल्लाह करे। अच्छा, यह जेआईटी होगी। अच्छा, तो ये देखते हैं कि ये किस तरह से आगे चलता है मामला। और ये पाकिस्तान के लिए मैंने आपसे कहा ना कि ये इश्यूज बहुत हैं, इतने इश्यूज हैं इस वक्त, सिक्योरिटी और इश्यूज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब आप उसको डिले नहीं कर सकते। जो जहां पे हम बतौर रियासत खड़े हो गए हैं ना, जाके बतौर रियासत की मईशत आपकी आगे, तो अल्लाह का शुक्र है कि मामला। और मैं जो बार बार ये बात करता हूं ना कि देखिए, चाइना वहां पे मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में चाइना वो यानी कबल मसीह के दौर में शारे रेशम बनी, इस्लाम पहुंचा, ठीक है। उसके बाद वहां पर बाकायदा एडमिरल उनके फौज के, यानी फौज के सरबराह मुसलमान, लेकिन फिर उसके बाद वो सेंचुरी ह्यूमिलेशन और ये सारा सूरत राब्ते कट गए बीच में। तो यहां पर अमेरिका आ गया। अमेरिका निकल के जा रहा है, अमेरिका निकल के जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने आके कहा कि हम इस इलाके को रशिया और चाइना के लिए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो बात बनी नहीं, क्योंकि यहां से जब आपने मिसाइल शिफ्ट करवाने शुरू कर दिए यूक्रेन में, और वो उसमें तकसीम हो गई दुनिया। कोई एक इवेंट होता है ना जिसमें वो एक तकसीम, एक पकड़ा होता है बहुत पहले से कि यार कब ये दुनिया में मुख्तलिफ पोल्स बनेंगे, तो यूक्रेन की वॉर जिसका कोई अभी खात्मा नहीं है, क्योंकि वो देखें ना, यूरोप भी आहिस्ता आहिस्ता, यूरोप भी इधर आहिस्ता आहिस्ता, वो कैपिंग के ऊपर कोई रशिया पे असर नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। और स्मगल हो रहा है ऑयल, और उनकी मईशत वैसे चलती रहेगी। तो बात यह कि इस पूरी अच्छा, यहां पर अरब ममालिक भी आपस में करीब आ गए इस दौरान, देखे ना। अच्छा, ये जो अरब मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक करीब आए हैं, इसमें पाकिस्तान का खामोश रोल रहा है, एक खामोश रोल रहा है पाकिस्तान का, कि टर्की और कतर और सऊदी अरेबिया और ये सारी जो तलखियां ख़त्म हुई हैं, और इजिप्ट की, और तो ये इजिप्ट और टर्की की, और ये सारी, तो पाकिस्तान का एक रोल रहा है। अच्छा, सवाल ये है अब इसमें ये पैदा होता है सारा, जो मैं कहता हूँ ना, अफगानिस्तान के अंदर ये टीटीपी शीटीपी जो ग्रोह सारे, ये चाइना को ज्यादा मतलब, उधर चाइनीज नेशनल्स जो हैं वो वहां ज्यादा हैं। पाकिस्तान में इतने नहीं है जितने इस वक्त लिबिया में है, या जितने इस वक्त सीरिया में और इराक में। ना, इराक का सारा ऑयल इस वक्त चाइना देख रहा है, ठीक है। तो यानी अमेरिका निकल चुका है वहां से, ठीक है। ये सारा ऑयल वगैरह अमेरिका को ऑयल नहीं चाहिए, वो निकलता जा रहा है, तो वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है चाइना, और चाइना सॉफ्ट पावर के तौर पर आया है। लेकिन आगे जाके क्या उसका कोई स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रोल होता है, क्योंकि वहां पर उनके जो बाशिंदे हैं, चाइना अपने बाशिंदों के बारे में उतना ही सेंसिटिव है, या शायद अमेरिका से ज्यादा है। अमेरिकन नेशनल आप देखें ना, कि किसी को मार दिया जाए या कोई किडनैप हो जाए तो अमेरिका पूरी हिल जाता है, पूरा अमेरिका के इसको हॉस्टेज को छुड़ा के लाओ, ठीक है। तो इसीलिए यही पोजीशन अब चाइना की है, कि ये नहीं कि चाइना की नेशनल्स की किसी और मुल्क में डेथ हो गई तो पीछे चाइना, उनके अहले खाना और चाइना बतौर रियासत एक अपने शहरियों की जिम्मे, इसीलिए पाकिस्तान में जो वाकया होता है तो चाइना उसको बड़ा सीरियस लेता है, और उसके नतीजे में तलखी पैदा होती है कि क्या हुआ है। अब वहां तो ये चाइना कर सकता है ना, कि वहां पर इराक में और बाकी जगहों पे चाइना अभी इराकी गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी दे रहा है, कि जिसके नतीजे में टेक्नोलॉजी का मास्टर है दुनिया में, सबसे आगे टेक्नोलॉजी भी चाइना है, तो वो टेक्नोलॉजी दे रहा है कि इराक की गवर्नमेंट वहां पर दाइश वाइश को खत्म करे।
और दाइश के अंदर युगर से लड़ रहे हैं, युगर जो यहाँ से चाइना से, लेकिन वो कट इसलिए हो गए हैं कि दरमियान में एससीओ, ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एक मुल्क आ गए हैं, बहुत सारे दरमियान में मौजूद हैं। तो इतना आसान अब नहीं रहा कि जो मैं कहता हूं ना कि वो दाइश और ये सारी, क्योंकि अब वो के पीछे कौन है भाई, सऊदी अरेबिया तो साथ है, और सऊदी देखिए ना, वहां पर अगर पैट्रियट मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम नहीं है और वहां पर CH-4 और CH-5 मिसाइल्स और ये विंग लॉन्ग बाकी मिसाइल्स सारे वहां पे उनका एक सराबा आ रहा है मिडल ईस्ट के अंदर चाइना के असले का, तो हुतीस क्या गिराएंगे उनको? नहीं गिराएंगे। ठीक है, ईरान और सऊदी अरेबिया को करीब आना पड़ेगा। ठीक है, चाइना है ना, दोनों दोनों कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो दोनों तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों एससीओ के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी जा रहा है, ईरान, तो ये अब दुनिया जो है वो जरा थोड़ा सा एक नई शक्ल ले रही है। अच्छा, अब इस पूरी कहानी में मतलब हमने यूरोपीय यूनियन के साथ, अच्छा यूरोप खुद चाइना की तरफ, अमेरिका चाइना वो चल रहा है अभी तक, अभी फैसला। लेकिन सबसे खौफनाक आज एक और खबर आई है, बड़ी बहुत खौफनाक, यानी हालिया तारीख में मैंने ऐसी खबर मेरी नजर से कम नहीं गुजरी, बहुत ही अजीब बात है। और वो ये है कि जो जर्मनी है, जर्मनी के अंदर उन्होंने कोई 25 लोग पकड़े जो जर्मनी के हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहे थे। ये नहीं, ऐसा कभी भी मैंने कम से कम हालिया तारीख में नहीं सुना। और यहां पर हम ये कोट कर देते हैं गार्डियन को, जो 6 स्लाइड है, कि ओवरथ्रो स्टेट, ये इंतहा पसंद दाएं बाजू के लोग जर्मन जो अपने आप को लिंक करते हैं, इनमें से कुछ जो है वो कोनॉन, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि जर्मनी डिसमेंटल कर दिया टेररिस्ट ग्रुप जो प्लॉटिंग कू कर रहे थे। अब ये जो है ग्रुप सारा, ये ग्रुप जो है ये एक इंतहा पसंद इन ये वो लोग हैं जो अपने नाजीज के साथ, या इनमें जो एक बंदा है इनका जो पकड़ा 71 साल, ये 3-4 मुल्कों में हुआ है ऑपरेशन एक ही वक्त में, जर्मनी, इटली और कई मुल्कों के अंदर, और जर्मनी की भी कई रियासतों में 25 लोग पकड़े। वो कहते हैं कि जो पहली जंग अजीम से पहले का जर्मनी वापस आना चाहिए, जो सल्तनत थी, जो सल्तनत जर्मन सल्तनत थी, जो पहली जंग अजीम के बाद टूट गई और फिर दूसरी जंग अजीम के बाद और उसके ईस्ट और वेस्ट बन गई जर्मनी, वो हमें सल्तनत जर्मनी चाहिए। तो वो हेनरिच एक बंदा पकड़ा है 71 साल वहां पर इस ग्रुप में। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर फॉर्मर कमांडर ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे रब्ता कर रहे थे, और ये इनका प्लान ये था कि पार्लियामेंट को आग लगा दें, पार्लियामेंट को ओवरथ्रो करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, ओवर स्टेट और मुसल्ला इनको पकड़ लिया वहां पे, ये पकड़े गए हैं। और ये जो हेनरिच हश्तम है, एक बंदा अपने आप को हेनरिच हश्तम कहता है, ये अपने आप को लिंक करता है, वो 12वीं सदी के अंदर कोई वहां पे कोई जर्मन ईस्ट जर्मनी के अंदर कोई रूलिंग फैमिली थी उनके अपने, तो ये उसकी क़यादत कर रहा था, इसको पकड़ लिया। लेकिन किस कदर अजीब, अच्छा ये इंप्रेस किससे हैं? उस ग्रुप से जिस ग्रुप ने कैपिटल हिल पे हमला किया था। इंतहा पसंद सफेद फार्म, जो व्हाइट एक्सट्रीमिस्ट सुप्रीमिस्ट, वो जिसने मस्जिद में जाके न्यूजीलैंड के अंदर शहीद कर दिया था नमाजियों को। ठीक है, और तो बात ये सारी कि ये जो यानी अब वो ये नहीं कि वो कोई इमिग्रेंट्स के खिलाफ या बाहर आने वालों के खिलाफ, वो तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, वो अपनी रंग की बुनियाद उन्होंने अपनी रिपब्लिक को ओवरथ्रो करके और पूरे यहां पर ये पूरा नक्शा बदलना था रीजन का, और इसमें वो फौजियों से, पुलिस वालों से, इसमें पुराना एक एमपीज भी पकड़े गए हैं, और इसमें पूरा एक उनका प्लान ऐसा पकड़ा गया है जिसमें वो जर्मनी की हुकूमत को नहीं, उस स्टेट को ओवरथ्रो करके पार्लियामेंट को आग लगा के पुरानी सल्तनत मुसल्ला तौर पे वो वहां पे कायम करने का प्लान कर रहे थे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक यहां पर ले लेते हैं, वापस आके आपसे बात करेंगे मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब की जानिब से जो आज कहा गया कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए बहुत सारी शख्सियातें पार्टी में जो इस हक में नहीं है, क्या खान साहब अब उनकी मुशावरत की ज़रूरत है, या उनकी मुशावरत के बाद क्या खान साहब ये असम्बलियाँ बरकरार रखेंगे, या फिर इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे अगले साल तक? देखिए, नहीं, कोई दरमियाना रास्ता, क्योंकि हाँ, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो रियासत के मसाइल इश्यूज हैं वो इस वक्त बहुत हावी आ गए हैं पैटी पॉलिटिक्स के ऊपर से, और सियासत चलती रहती है, लेकिन यह है कि इस
जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को एक तो शक्ल देना ज़रूरी है, या इलेक्शंस करवाएं या इसको कुछ तय करें इलेक्शंस की डेट, या ये है कि पार्लियामेंट को फाल करें। इस तरह सिस्टम चल नहीं सकता। और फिर मईशत और फॉरेन पॉलिसी, और आपने मतलब बेशुमार इश्यूज ऐसे हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज हैं, वहाँ पर एक पार्टी मतलब है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, ठीक है, और जो बड़ी पार्टी है, और ख़ुद ना इसमें मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब का कोई इसमें स्टेक है सिस्टम में। नवाज शरीफ साहब को के जहन में सिर्फ ये इस वक्त होना चाहिए कि उनकी किसी तरह से नाअहली ख़त्म हो। बाकी इस हुकूमत से या इस पूरे सेटअप में नवाज शरीफ साहब का कोई स्टेक नहीं, इमरान खान का भी कोई स्टेक नहीं, हालांकि वो हैं दो बड़े बड़े रेसलर्स तो वही हैं पोलिटिकल, दोनों बाहर हैं। तो इशू ये सारा कि इसमें यानी 77 रुकनी काबीना से क्या ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब का, मुझे बताएं ना। तो या ये दो हुकूमतों में इमरान खान बैठे हुए हैं इसलिए कि जी यहाँ पर वो ऑपोजिशन कह रही है तोड़ना नहीं चाहते, सिक्योरिटी के मसले हैं, पुलिस पकड़ लेगी, फलां होगा, दिमाग, लेकिन वो पोलिटिकल लीडर्स हैं दोनों। इशू ये है कि वो तो अब कोई दरमियान वो कैसे, और फिर रियासत के इशूज हावी आ रहे हैं, जब मईशत हावी आ रही है, कितने अर्से तक ऐसे होगा। अभी चंद हफ्ते के ज़खायर तो उस दिन कह गए प्रोग्राम में ना इशफाक साहब और फरूख सलीम साहब। इशू ये है कि अब ये थोड़े दिनों बाद दोबारा देख लेंगे, IMF से मुज़ाकरात मुअत्तल हैं, अब तो जिक्र ही कोई नहीं कर रहा ना, IMF ने आना था, अभी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो इसके बाद ये जो क्रिसमस हॉलीडेज, और तो इसके बाद अगर IMF यहाँ नहीं आता तो ये रशिया का तेल बारों में लगाएंगे या पिएंगे तेल को, खाम तेल को। वो भाई क्या कर रहे हैं रशिया के तेल को, वो IMF वो पैसे उन्होंने बाहर के रखवाए हुए हैं, वो इसलिए कि IMF चला गया जनवरी तक और पैसे उनके आए नहीं, तो हम तो कर्जे के पैसे भी खा गए। तो इशू ये है कि वो एलसीज खुल नहीं रही, तो ये खाम तेल तो भाई खाम तेल को फिर देना सस्ता लाके कब आएगा, किस तारीख को आएगा, क्या होगा, क्या बने की क्या है, मतलब मुआहदा हो गया बड़ा अच्छा, क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो उसकी बस चने जी हो गया। अच्छा अब इशू ये है कि हो गया होगा, लेकिन उसका कोई अब लोगों को पता तो चले ना, पता तो चले कौन सी शिपमेंट्स होंगी, कहां से आएंगी, कौन सी पाइपलाइंस होंगी, क्या होगा, कहां से घूम के आएगा, मतलब है कि बाहर एनीवे तो ये मामला जल्दी तय करने हैं। और इसीलिए इसहाक डार साहब फाल हैं पॉलिटिकल साइड पर भी, वो इकोनॉमी को भी देख रहे हैं, उनको इल्म है अच्छी तरह के जो क्राइसिस है, वो उन्होंने खुद कहा कि मेरी तवक्को से बाहर है, मैं तवक्को नहीं करता था कि इतने ज्यादा मीशत खराब है, लेकिन उसके बाद वो कहने के बाद भी 5-6 दिन तो गुजर गए। तो ये हर रोज जो है वो एक खबर आ रही है कि जनाब मीशत का ये, मीशत का वो तर, तो ये इसमें, और दुनिया देख रही है सारी। एक तो शुक्र है खुदा का कि वो सड़कों का मामला और वो सारा जो था वो खत्म हुआ, शुक्र है सर। और आगे जाके अब ये चूंकि अकाबरीन ने तय करना है, बिल्कुल, और थोड़ा ये जिद तो नहीं होती ना, उधर खान साहब पीछे गए, उधर वो थोड़ा पीछे हटेंगे, आगे बातचीत चलेगी, करते करते कोई रास्ता ऐसा निकला कि उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए, पार्लिमानी जमहूरियत अपनी शक्ल में चले सर, और अफाम तफहीम के साथ मामला बढ़े, वो कम से कम जो एक दूसरे को मरने मारने की बातें हो रही थी सड़कों में, वो तो शुक्र है खत्म हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पॉपकॉर्न खाएं सर्दियों में, पॉपकॉर्न सर्दियों में बड़ा जो है वो फायदा पहुंचाते हैं। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।